एवरीवन। हमने अपनी इस बुक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आज इसका लास्ट चैप्टर करेंगे, जो कि कुबेरनाथ राय जी से संबंधित है। और ये हमारी लास्ट यूनिट है, लास्ट इकाई है इस वाली बुक की, जिसको हम अभी कर लेते हैं, जिसका क्या नाम है, सहस्र फणों का मणिद्वीप, जिसको कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। आज हम उसकी अंतर्वस्तु और विश्लेषण करेंगे। हम उसको जानेंगे कि उन्होंने कैसे क्या कुछ ये वाला निबंध लिखा है, उसको हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम कुबेरनाथ जी के बारे में ही जान लेते हैं कि कुबेरनाथ जी का क्या योगदान रहा है हमारे साहित्य में। कुबेरनाथ राय ललित निबंध के क्षेत्र के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में इस विधा को स्थापित करने में बेहद अग्रणी भूमिका निभाई है। मतलब कि कुबेरनाथ जी ने अच्छे अच्छे ललित निबंध लिखे हैं और इन्होंने ही इस ललित निबंध विधा को इस हमारे भारतीय साहित्य में जोड़ा है, या उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। कुबेरनाथ राय के एकमात्र कविता संग्रह कंथामणि को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने हिंदी साहित्य की सिर्फ एक विधा निबंध को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। मतलब इन्होंने मोस्टली निबंध लिखे हैं, इसका मतलब ये है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति में आर्यतर तत्वों का महत्व, रामकथा के अनेक प्रसंगों की मौलिक व्याख्या की गई है और संस्कृति के साथ इतिहास का नवीनतम बोध स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब संस्कृति के साथ साथ इन्होंने हमारे इतिहास को भी नवीनता से सबको बताया है, उसके बारे में जागृत कराया है हमारे समाज को। हम देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 1933 में। गांव कौन सा था? मनसा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। मतलब इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मनसा नामक गांव में हुआ था 1933 को, 1933 को। इनके पिता का नाम था बैकुंठ नारायण राय। इनकी माता का नाम था लक्ष्मी राय। यदि हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा तो इनके गांव मनसा में ही हुई थी। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस व कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता के छात्र रहे। मतलब इन्होंने यहाँ से भी पढ़ाई की। बात करते हैं इनके निबंध की। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? जैसे मराल, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु और रामायण महातीर्थम आदि इन्होंने निबंध लिखे हैं। इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, क्योंकि मेन तो ये निबंध ही लिखते थे। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो वो 1996 में हुई थी इनके गांव में मनसा में ही। हम देखते हैं हमारे जो ये निबंध है, इसका कथ्य है या इसके बारे में कैसे क्या कुछ है, वो उसको हम अच्छे से देखेंगे अभी। सहस्र फणों के मणिद्वीप का कथ्य है। मतलब इसमें मेन टॉपिक क्या रहेगा, वो चीज़ हम बात करेंगे। इस निबंध में कुबेरनाथ राय ने मणिपुर के बनने की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा का वर्णन किया है। इन्होंने बताया कि कैसे मणिपुर राज्य बना है, वो चीज़ बताई गई है। उसके पीछे क्या स्टोरीज रही, क्या कथाएं रही, वो बताएंगे। इस निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य है मणिपुर। मतलब इसको ही आधार मानकर ये वाला निबंध लिखा गया है। मणिपुर प्रदेश का उद्भव और पौराणिक कथा, मतलब इसका उद्भव कैसे हुआ और उसके पीछे क्या कथा है, क्या स्टोरी है, क्या लॉजिक है, ये चीज़ हम अभी पढ़ लेते हैं। इस घटना की पौराणिक व्याख्या करते हुए लेखक ने लिखा है कि यहाँ महादेव और पार्वती नृत्य के लिए आए थे। जब यहाँ धरती नहीं दिखी तब महादेव ने त्रिशूल से आघात किया और यह भूमि प्रकट हो गई। इस तरह मणिपुर के साहित्य संस्कृति पर भगवान शिव का प्रभाव है। एक लॉजिक तो ये वाला हो गया कि मतलब भगवान महादेव, मतलब शिव जी और पार्वती आए थे नृत्य के लिए, तो जब उन्हें वहाँ पे धरती नहीं मिली, जमीन नहीं मिली, तो उन्होंने वहाँ पे त्रिशूल से आघात किया और मणिपुर बन गया। इसके अलावा एक और भी है। इस प्रकार मणिपुर की यह सुवर्ण भूमि प्रकट हुई। स्वर्गलोक से इस आदिम नृत्य के लिए 9 अप्सराएं उतरी
और मणिपुर की 9 पर्वतमालाओं पर एक एक अप्सरा नृत्य करने लगी। इस महान नृत्य में शेषनाग ने प्रकाश उत्सव मनाया। वे पाताल से आकर नृत्य भूमि के बीचों बीच अपने 1000 फणों पर 1000 मणिदीप उठाकर स्थिर हो गए। उसी सहस्र भूमि द्वीप की स्मृति में इस क्षेत्र का नाम पड़ा मणिपुर। एक स्टोरी ये है कि कैसे मतलब जो शेषनाग आए थे उन्होंने मणि को उठाया, इसलिए मणिपुर इसका नाम हो गया। शेषनाग के इस रूप पर टिप्पणी करते हुए कुबेरनाथ राय ने लिखा, शेषनाग के अनंत फण काल के प्रतीक हैं और अनंत काल पुरुष इस नृत्य के साक्ष्य में एक बिंदु पर कुंडली मारकर बैठ गया, स्तब्ध होकर, प्रभावहीन और गतिहीन होकर और अपने माथे पर 1000 आरती दीप जलाकर। उन्होंने शेषनाग के बारे में वर्णन किया कि कैसे वो अपने माथे पर बहुत सारी मणि रख के बैठ गया था, आराम से अपन 1000 दीप जलाकर बैठ गया था, बिल्कुल प्रभावहीन होकर, गतिहीन होकर। उसके अलावा दो टॉपिक की बात और करेंगे, विचार पक्ष और भाव पक्ष। आपको पता ही है कि विचार उन्होंने कैसे मतलब विचारों को हमारे सामने अभिव्यक्त किया है और कैसे कौन कौन से उन्होंने भाव दिखाए हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम संरचना शिल्प की। तो सबसे पहले इसमें शैली, यह निबंध कहानी व निबंध का मिश्रण है। मतलब कहानी और निबंध इसमें मिक्स है क्योंकि निबंध में तो हम स्टोरी की बात नहीं करते, बट यहाँ पे इस निबंध में हमने कथा बताई है, पौराणिक कथा बताई है हमने मणिपुर के बारे में। तो मतलब जो ये निबंध है ये कहानी और निबंध का एक मिश्रण है और कल्पना और विचार का भी समन्वय है। मतलब कल्पना का भी यूज़ किया गया है और विचार का भी यूज़ किया गया है इसमें। बात करते हैं हम भाषा की। भाषा तत्सम तथा तद्भव तथा स्थानीय शब्दों से परिपूर्ण है। मतलब मोस्टली इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो तत्सम और तद्भव है। इसके अलावा तो कॉमनली जो वहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, स्थानीय जो शब्द हैं उनको यूज़ किया गया है। एट लास्ट यदि हम देखें तो कुबेरनाथ राय इस निबंध मिथक, पुराण, इतिहास, भूगोल सभी को छानकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। इस निबंध में मणिपुर के सौंदर्य को उजागर किया गया है। मतलब कि जो ये हमारा निबंध था इसमें जो कुबेरनाथ राय जी हैं उन्होंने मणिपुर के बनने की कथा बताई है और उन्होंने इस निबंध में ही कथा बता के मतलब ये एक मिश्रण हो गया है कथा और निबंध का, कहानी और निबंध का ये एक मिक्सचर है जो उन्होंने ये वाला निबंध लिखा है। और उन्होंने इस निबंध के थ्रू मणिपुर की मतलब मणिपुर के उद्भव या विकास को दिखाया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 था जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो डालूंगी जिसमें हम इसकी गद्यांश की व्याख्या करेंगे। थैंक यू एवरीवन।